हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग रहा है कि आपका जो है आज की क्लास केमिस्ट्री की होने वाली है और आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक हो चुका है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 में से 20 नंबर कंफर्म करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये सब क्वेश्चन है, केमिस्ट्री वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है और 15 वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 या 3 बार पूछा गया है। जैसे देखिए, आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, 19 में पूछा गया, 20 में और 22 में पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम 2026 में पूछा जा सके। तो देखिए, आदर्श विलयन आपको जिस तरह से आंसर लिखा हुआ है तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में उत्तर लिखिएगा। उत्तर में देखिए, जहां जैसे आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन हेडिंग दिए, सेम टू सेम ऐसे वहां पर कॉपी लिखना है। वैसा विलयन जो सभी सौंदर्यता को एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। सेम ऐसे लिखना, जो राउल्ट का नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वैसा विलयन जो किसी भी सौंदर्यता एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उसे आदर्श विलयन कहते हैं। क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यहां से एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, क्वथनों के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? यानी क्वथनों के जो उन्नयन होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं? तो क्वथनों के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो जब जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक के साथ मिलाया जाता है तब विलयन के अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण से विलयन का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो इस घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है। 2 नंबर पूछे तो आपको इतना ही लिखना है। यदि 5 नंबर में पूछे तो इसका डेरिवेशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसे डेल्टा टी बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, बस आपको यही आंसर लिखना है, सेम टू सेम आपको आंसर लिखना है। बस आपका 2 नंबर दे देगा, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 नंबर का। आपका तीसरा क्वेश्चन है, परासरण दाब को परिभाषित करें, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उनको परिभाषित करें, जिसको प्रासनिक दाब भी बोलते हैं दोस्त। वह न्यूनतम बाहरी दाब जिसे विलयन या उच्च सौंदर्यता विलयन की ओर लगाने पर प्रासरण की घटना बंद हो जाती है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। यानी वह न्यूनतम बाहरी दाब जिसे विलयन या उच्च सौंदर्य विलयन की ओर रखने पर प्रासरण की घटना बंद हो जाती है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। जैसे शुद्ध विलायक या निम्न सौंदर्यता विलयन है, इसे विलयन या उच्च सौंदर्यता विलयन है। ये बीच में क्या है? एसपीएम यानी सेमी परमिनल मेम्ब्रेन्स, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। ये भी पूछता है, आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। तो ये परिभाषा हो गया आपका तीसरा नंबर का। इससे आपका 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत अपघटक के लिए फैराडे का प्रथम नियम लिखे। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, यानी 3 बार से कम ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो फैराडे के प्रथम नियम क्या है? कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है, यहां तक लिखना आपको। देखिए, उत्तर भी आपको इसी तरह लिखना है, ये नहीं कि वो अलग कर दिए। सेम टू सेम कॉपी को सजावट करके लिखना है ताकि बोर्ड एग्जाम वाले आपको नंबर दे सके। क्या लिखना है? इलेक्ट्रोड पर फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ का मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। क्या लिखना है? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ का मात्रा विलयन में प्रभावित होने वाले धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। अर्थात आपको लिखना है, जो परिभाषा लिखे सेम टू सेम उसी को डेरिवेशन में लिखना है। पदार्थ की मात्रा हो गया एम, समानुपाती किसके होती है? धारा के परिमाण, अर्थात क्यू बराबर। देखिए, एम लिखे बराबर समानुपाती नियतांक हटा तो जेड लिखे और क्यू लिखे। ठीक है, एम बराबर हो गया जेड, क्यू बराबर होता है सूत्र आई टी। ठीक है, क्यू बराबर आई टी, तो क्यू की जगह आई टी लिख दिए। यहां तक सूत्र लिख देना है, बस आपका इसमें 2 नंबर हो जाएगा। बस यहां तक लिखना, जहां तक घेरे यहीं तक लिखना है। ये आपको याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको लिखना ही लिखना है।
ये आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होते हैं किसे कहते हैं? देखिए इसका सूत्र क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होते क्या है, अर्थात जड़ बराबर जो होते हैं वही। इससे पहले जो आपको फैराडे के प्रथम नियम बताएं, जड़ जो बताए समानुपाती नियतांक, यानी किसी विद्युत अपघट्य में से 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ के भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फैराडे के प्रथम नियम में देखिए इसमें रख क्या दिया गया है, यानी समय जो है समय बराबर रख दिया है, उसके बाद आई यानी विद्युत धारा को रख दिया है एम्पियर। अब जो उससे निकलेगा वही हो गया रासायनिक तुल्यांक, यानी इधर एक करना है तो इधर एक कब हो सकता है, यानी डब्ल्यू बराबर जो है एक कब होगा, या डब्ल्यू बराबर जेड कब होगा, जब आई और ए का मान, आई और टी का मान सॉरी एक करेंगे। तो आई की जगह 1 एम्पियर ले लिए, टी की जगह 1 सेकंड ले लिए, तो डब्ल्यू बराबर हो गया जेड। आपको ये समीकरण लिख देना है। ये हो गया आपका 2 नंबर का। ये लगभग आपका 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका आंसर आप लोग को याद हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 6 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है? तो इसका एक सिंपल परिभाषा है कि जब सौंदर्य का मान 1 एम तथा ताप 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन हो, तब इस स्थिति में मेल्टिंग रोड तथा विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और ये जो मेट्रिक रोड है इसको क्या नाम देंगे, मेट्रिक रोड, इसमें जो है इसके बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये हो गया याद आपका। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपका अगला है, ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये 7वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, शायद 7वां ही होंगे, कि अवशोषण और अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा जा चुका है। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। अधिशोषण और अवशोषण देखिए ऐसे ही लिखना है, यह पृष्ठ पर होता है अतः सरफेस फेनोमियन है, यह इंटीरियर और बुल्क में होता है, ठीक है, ये लिखना है। इसमें एडोप्टेड के कणों का वितरण पृष्ठ तथा अंतस्थ में असमान होता है, इसमें सॉलिड के कणों का वितरण पृष्ठ और अंतस्थ दोनों में समान होता है, ठीक है। बस आपको 2 या 3 लिख देना है, ठीक है, ये 3 याद कर लीजिएगा। और आपका इसी तरह का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें समझाना क्या है, बुक का है तो आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं, बस क्वेश्चन और ये याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। देखिए इसमें इजी है, इसमें समझाने की नहीं है कोई बात। देखिए ये है कॉपी वाले कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जितना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 5 में भी पूछ सकता है, लेकिन 2 में मैक्सिमम पूछता है कि अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं। कहते हैं वेग नियम व्यंजक में अभिकारों के घातांकों जो एक्सपेरिमेंट से निर्धारित किया जाता है के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कहने का क्या आशय है कि वेग का समीकरण, यानी वेग का समीकरण ये हो गया, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट, इसके घातांकों को जो एक्सपेरिमेंट के निर्धारण किया जाता है कि योगफल को, यानी इसके ए और बी के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यहाँ पर एम और एन लिखा हुआ है, एम प्लस एन, तो यहाँ पर ए और बी है तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, समझ गए। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ये 7 था, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये हो गया 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि विद्युत अपघट्य के लिए फैराडे का द्वितीय नियम लिखें। यानी विद्युत अपघट्य के लिए जो है फैराडे का द्वितीय नियम आपको लिखना है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े कई सेलों के बीच समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले प्रत्येक पदार्थ का भार
उसी पदार्थ के रासायनिक समतुल्य भार के समानुपाती होता है। देखिए इसमें सिर्फ भाषा लिखना आपको, फैराडे के द्वितीय नियम को लिखने के लिए बोल रहा है। उसका अगर आपको डेरिवेशन करने के लिए बोले तो वो 5 नंबर में देगा। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या कहता है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े कई सेलों के बीच समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले प्रत्येक पदार्थ का भार उसी पदार्थ के रासायनिक समतुल्य भार के समानुपाती होता है। ये लिख लिया आप लोग। इसका एक स्क्रीन, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये 2 नंबर में पूछता है और ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी में इसका आंसर आप लोग को पता चल जाएगा। एक बहुत ही 2 लाइन का आंसर होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 बार पूछ चुका है अभी तक में, कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, यानी कांच को जो अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसमें सिंपल परिभाषा लिखा हुआ है कि कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्योंकि कांच के कण गुरुत्वाकर्षण की दिशा में धीरे धीरे गतिशील होते हैं। बहुत पुराना होने पर इसके नीचे का भाग ऊपरी भाग की अपेक्षा मोटा हो जाता है। देखिए कहने का आशय क्या है, आप लोग थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि जब हम कांच को छोड़ देते हैं तो नीचे जो पृथ्वी की ओर वह धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में धीरे धीरे वह पिघल कर, यानी धीरे धीरे नीचे की ओर, पुराना होने पर जो नीचे की ओर गतिशील होने लगता है, जिसके कारण उसका भाग जो नीचे का भाग मोटा हो जाता है और ऊपर का भाग पतला हो जाता है, क्योंकि ऊपर से जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे की ओर खिसक जाता है। तो इसी कारण से कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। और आपका ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी घोल की मोलरता और मोललता को परिभाषित करें। देखिए मोललता और मोलरता, इसको परिभाषित करना है। ये अलग अलग भी पूछ सकता है। मोलरता को परिभाषित करें तथा इसके मात्रक को लिखे, और ये भी पूछ सकता है। तो इसका क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या है, 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जबकि मोललता क्या है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। देखिए 1 लीटर विलियन में होगा तो क्या होगा, मोलरता। विलियन में होगा तो क्या होगा, मोलरता। लेकिन अगर विलायक में होगा तो क्या होगा, मोललता। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। इसे एम से सूचित करते हैं क्योंकि विलियन है तो इसको लीटर हो जाएगा। यहाँ पर विलियक है, सॉरी विलायक है, केजी है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। और इसे छोटी एम से सूचित करते हैं, या मात्रक इसका एम भी हो सकता है। यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मोलरता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका तो यहाँ पर आंसर है, फिर भी आप लोग कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा इसका कि मोलरता का एसआई मात्रक क्या है। इससे हमें पता लगेगा कि आप लोग समझ गए हैं। इसको क्लीन कर देते हैं। अगर आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपका अगला देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर ये कितना था, ये था 12 नंबर क्वेश्चन था, और ये 13 हो जाएंगे आपका। कि फ्रैंकल दोष जो है, क्या है, फ्रैंकल दोष, और जिसको विस्थापन दोष भी कहते हैं, और शॉर्टकी दोष में अंतर लिखना है। विस्थापन दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर लिखना है। फ्रैंकल या विस्थापन को कहते हैं, शॉर्टकी दोष में अंतर लिखना है। कहते हैं जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, कहाँ, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, क्या है, जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्टकी दोष में क्या होता है, सेम टू सेम यही परिभाषा है, बस देखिए डिफरेंस कहां पर है। इसमें अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, इसमें अंतराकाशीय स्थल में जाता है और इसमें बाहर चल जाता है। शॉर्टकी दोष यानी बाहर गया तो शॉर्ट हुआ, यानी किसी भी ये पदार्थ है, ठीक है, इससे एक मान लीजिए कण बाहर गया तो ये शॉर्ट हुआ ना, लेकिन तो इसीलिए इसका शॉर्टकी दोष, इससे आप अंदाजा मतलब याद रख सकते हैं, एक ट्रिक्स है कि शॉर्ट हो गया शॉर्टकी दोष, और ये परिभाषा हो गया, इसे अंतराकाशीय दोष भी कहा जाता है, जैसे ZNS, AgCl, AgBr etc। शॉर्टकी दोष को त्रुटि दोष भी कहते हैं, जैसे NaCl, NaBr, NaI। देखिए इससे एग्जांपल में एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि AgCl क्या है, फ्रैंकल दोष या विस्थापन दोष क्या है, AgBr क्या है, NaCl क्या है, शॉर्टकी दोष कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में, NaBr क्या है।
इससे बहुत ऑब्जेक्टिव लड़ता है हर एक साल ही। देखिए क्लीन कर देते हैं, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे देखिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये क्वेश्चन अकेला भी पूछ सकते हैं, फ्रैंकल दोष को परिभाषित करें उदाहरण सहित। एक क्वेश्चन बन गया, शॉर्ट की दोष को परिभाषित करें उदाहरण सहित, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। इससे ही आपका डबल डबल क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अब आप कमेंट में अपना फीडबैक देके जाइएगा कि आपको क्या इस क्लास से क्या कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा इसी तरह बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पास आता रहे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।